सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बाबूराम को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को 144 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से एक होगा अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 116 सेना पदक, 5 नौसेना पदक और 2 वायुसेना पदक हैं। तो मैं आपको दो नाम बताऊंगा। एक तो जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, वो किसे दिया गया? जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई रहे बाबू राम को मरणोपरांत मिला इनको। इसके अलावा वीरता का दूसरा सबसे बड़ा बहादुरी का मेडल, जिसे कहते हो आप कीर्ति चक्र, ये किसे दिया गया? जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हसन भट्ट को, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तो ये दो नाम याद रखने हैं आपको। बाकी तो और भी मेडल है, लेकिन वो बहुत सारे हैं, तो उनको याद रखना मुश्किल होगा। लेकिन एक अशोक चक्र है, एक कीर्ति चक्र है, तो ये नाम तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, भारत का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो कि युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाता है, वो है परमवीर चक्र। दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। लेकिन शांति के समय, जब मतलब युद्ध नहीं चल रहा हो, उस समय जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है उसमें सबसे बड़ा अशोक चक्र है, दूसरे पे कीर्ति चक्र है और तीसरे पे शौर्य चक्र है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसका संबंध किससे है? आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर से। तो हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो मंत्री हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन? वीरेंद्र कुमार। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम शुरू किया है। तो ये भारत में दिव्यांग लोगों के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है। सियाचिन ग्लेशियर ये हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में आपको मिलेगा, जो कि लद्दाख में है। याद रखना, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अच्छा, यहां से रिलेट करके एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले तो आप ये बताओ, भारत ने सियाचिन पर अधिकार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था या कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो याद रखना 1984 की यह बात है। ऑपरेशन मेघदूत उसका नाम है। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे, तो कुछ समय पहले ऑपरेशन खुकरी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। और ऑपरेशन खुकरी के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, जिसको किसने लिखा था? राजपाल पूनिया और उनकी बेटी दामिनी पूनिया ने। उसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया, तो आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। चलिए ये बताइए, कारगिल युद्ध में विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सब बता दोगे ऑपरेशन विजय। कब? 1999 की बात है। लेकिन याद रखना, 1961 में इंडियन आर्मी ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम भी ऑपरेशन विजय था। बाकी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ऑल आउट। और 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, उसमें बचाव और राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन मैत्री। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, मैत्री एक्सरसाइज हम किस देश के साथ करते हैं? एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी होता है, जो हम श्रीलंका के साथ करते हैं, जबकि शक्ति नाम का एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। और ऑपरेशन शक्ति तो आप जानते ही हो, ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला हुआ था 1974 में स्माइलिंग बुद्धा। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एचसीएल। तो अभी एचसीएल फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के थ्रू कारीगर सीधे अपने ग्राहक से जुड़ पाएंगे। देखो एचसीएल की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर नोएडा में है और उसके सीईओ सी विजय कुमार है। और आपको याद आता होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था 3 ट्रिलियन मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? एचसीएल आंसर होगा। पहली टीसीएस थी, दूसरी इंफोसिस थी, तीसरी विप्रो थी। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 7 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण, 7 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा उसमें इंफोसिस। पहली कौन सी थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी थी टीसीएस, तीसरी थी एचडीएफसी और चौथी इंफोसिस है। बाकी देखो टीसीएस की बात कर लो आप, तो पता होना चाहिए हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके सीईओ राजेश गोपीनाथन है। इंफोसिस आप जानते ही हो, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, नए सीईओ बने थे, थियरी डेलापोर्ट नाम है। विप्रो का बेंगलुरु में ही है और सीईओ सलील पारिक है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए।
और हाँ गाइस, एक इन्फॉर्मेशन, जो हमने टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी और वो आपको काफी पसंद भी आई थी, तो उसका अगला वाला पार्ट कल मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस करके, या आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में भी सारे पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने उसका एक भी पार्ट सुना होगा तो आपको पता है वो कहने के लिए टॉप 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसमें टॉप 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से लिंक करके मैं आपको कई सारे फैक्ट्स बता देता हूं। तो इस तरह के फैक्ट्स, इस तरह के क्वेश्चंस कलेक्ट करने में काफी मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों का रेस्पॉन्स आना चाहिए, तभी इन चीजों को कंटिन्यू रखने में मजा आता है और दिल से मटेरियल तैयार किया जाता है। जब आप उसको सुनते हो तो आप खुद फील करते हो कि मजा आ गया। स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ साथ कई बार मैं आपको करंट अफेयर से रिलेट करके भी क्वेश्चन याद करवाता हूं कि ये क्वेश्चन है, ये अपन ने करंट अफेयर्स में इस तरह से इसको पढ़ा था, तो आपको को रिलेट करके याद करने में मजा आता है। तो बस एक ही गुजारिश रहेगी, अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि हम उसे कंटिन्यू रख सके। और सेम इसी वीडियो के साथ अच्छा लगे ये तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के ग्रामीणों ने डेल्टा रोबोट बनाया है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया के ग्रामीणों और वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक रोबोट बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? डेल्टा रोबोट रखा है। अब ये काम क्या करेगा? तो कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण सेफ आइसोलेशन वाले लोगों के लिए ये भोजन वगैरह लेकर के जाएगा। और इसमें जो सिर है वो चावल कुकर से बना हुआ है। ये 12 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। इसमें एक स्पीकर लगा हुआ है जो कि शुरुआत में अस्सलाम वालेकुम संदेश देता है, इसके बाद अ डिलीवरी इज हियर एंड गेट वेल सून बोलता है। देखो, इंडोनेशिया की बात है ना, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल इसकी जकार्ता है, और जकार्ता से 2 पॉइंट आप याद रखना। एक तो आसियान का हेडक्वार्टर यहां पर है, ये आप सबको पता है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में, एक तो भारत से इंदौर को और इंडोनेशिया से जकार्ता को, यानी कि पूरे विश्व में केवल 2 शहरों को चुना गया था। करेंसी इंडोनेशियन रुपी है, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। अच्छा, G20 समिट को होस्ट कब करेगा इंडोनेशिया? तो याद रखना 2022 में। इस साल इटली कर रहा है, अगले साल इंडोनेशिया करेगा, फिर 2023 में भारत करेगा। और इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी का नाम भी याद रखना, माउंट मेरापे। अभी यहां पे भीषण विस्फोट भी हुआ है, तो ये नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा इंडिगऊ। अच्छा, हमारे विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। अभी उन्होंने ही इंडिगऊ को जारी किया है। तो ये स्वदेशी पशु नस्लों जैसे कि गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगाल आदि की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है। और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो याद रखना, इंडिगऊ ये पूरी तरह से स्वदेशी है और विश्व की सबसे बड़ी मवेशी चिप है, केटल चिप है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और इस एप्लीकेशन को किसकी मदद से बनाया गया? IIT रुड़की की मदद से। और कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ? केरल में। चलो बताओ, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, मिलेगा आपको असम में। और जीनोम सीक्वेंसिंग वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? तो आंसर होगा असम में। और पहला इलेक्ट्रिक सिटी कहां पे बना है? तो आंसर होगा केवड़िया गुजरात में। तो ये भी ध्यान रखना। और इस प्रश्न से याद रखना, भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की है, क्या नाम है उसका? इंडिगऊ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया है। तो यहां पे ट्रेनों की बाहरी सफाई होगी और इसमें 90% कम पानी का उपयोग करके अच्छे से सफाई की जाएगी, जिससे जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन में भी मदद मिलेगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आपको याद होगा हमने पढ़ा था अभी भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए अभी किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? रेल मदद। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन एप्लीकेशन है। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। चलो मुझे बताओ, 12,000 हॉर्स पावर का जो रेलवे इंजन तैयार किया गया था कहां पे? मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री में, जो बिहार में है। किसकी मदद से? फ्रांस की एक अल्टसोम कंपनी है, उसकी मदद से। एक प्रश्न और पूछता हूं आपसे,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने कौन? सतीश अग्निहोत्री। और हम लोगों ने पढ़ा था भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन ये किस शहर में लॉन्च होगी? तो आंसर होगा पुणे में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगस्त महीने के दूसरे वीक का करंट अफेयर्स वाला वीडियो आज शाम को अपलोड हो जाएगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश का ये झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे किया गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। उसी तरह से आपको याद होगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन नाम बदलकर बनारस जंक्शन किया गया था। और इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया गया था। और राजस्थान के जोधपुर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम महेश नगर किया गया था। देखो रेल मंत्री नए बन गए, कौन, क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव है। और हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा है। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? वो जॉन मथाई थे। तो हमारे रेल मंत्री कौन है, नए बन गए? अश्विनी वैष्णव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया, तो आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली ये देश का पहला अस्पताल बन गया है जिसके परिसर में, जिसके प्रीमिसेस में एक फायर स्टेशन है। और इसके लिए इन्होंने दिल्ली फायर स्टेशन के साथ समझौता किया। देखो एम्स भुवनेश्वर से एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि एम्स भुवनेश्वर को लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार मिला था। और अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लूं कि एम्स जम्मू के पहले डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर शक्ति गुप्ता को। एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अच्छा, वैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए हाल ही में किस बैंक ने एथलीटों का समर्थन करने के लिए पैरालंपिक समिति के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा इंडियन बैंक। तो अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 से पहले बैंकिंग भागीदारों में से एक बनने के लिए इंडियन बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता किया है। यह आपके टोक्यो पैरालंपिक 2020 कब से शुरू होंगे? 24 अगस्त से शुरू होंगे। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? जो बैंक है ये पैरा एथलीटों को वित्तीय सहायता देगा। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगा वेलू है। हाई जंपर है, तमिलनाडु से है, ये याद रखना। बाकी एसबीआई सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया था। और अभी आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन भी लॉन्च किया था। आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बात करेंगे घर घर राशन योजना शुरू की। इंडियन बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1907 में होती है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। सीईओ पद्मजा चुंदुरु है। इसकी टैगलाइन होती है योर ऑन बैंक। और आपको याद होगा 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बना दिए गए थे, उसमें आपका ये इंडियन बैंक भी था। इलाहाबाद बैंक का मर्जर किया गया था, विलय किया गया था इंडियन बैंक में। बाकी के याद है क्या आपको? चलो बताओ, पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ था? तो याद रखना ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था कैनरा बैंक में। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये भी याद होना चाहिए वैसे आपको, है ना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश किया गया है जिसमें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और गांवों में कृषि विकास के लिए योजनाएं शामिल है। और वर्ष 2021-22 के लिए कृषि और उससे संबंधित विभागों के लिए 34,220.65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो कैपिटल हो गई चेन्नई। नए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन बन गए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। नए चीफ जस्टिस का नाम है संजीव बनर्जी। अच्छा, तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको जिसको कहते हैं कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे रशिया की सहायता से बनाया गया था। यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु में, वेदई नदी के किनारे मदुरै में ये स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। बाकी एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क, इसका उद्घाटन तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। और अमेजन कंपनी का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खोला जाएगा चेन्नई में। अभी अमेजन के नए सीईओ बन गए थे एनडी जेसी। और आपको याद होगा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची आई थी, उसमें टॉप पे रहा था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ही फसली ऋण माफी योजना भी शुरू की थी। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया गया। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुरई बना था।
नागपट्टिनम जिले से अलग होकर के। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है उनका? मुहिद्दीन यासीन। तो अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री थे मुहिद्दीन यासीन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी सरकार पर कोविड-19 महामारी के लिए मलेशिया की प्रतिक्रिया को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया। अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद मोखबर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने। वैसे ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने थे? इब्राहिम रईस। और इसाक हरजोग इजराइल के प्रेसिडेंट बने और इजराइल के प्रधानमंत्री बने नेफ्ताली बेनेट। अच्छा, बात मलेशिया की है तो ये रहा मैप में मलेशिया, कैपिटल इसकी कुआलालंपुर है। अच्छा, आपको याद है क्या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगित। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न था? किस राज्य की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर होगा गुजरात और हरियाणा। तो अब टोटल कितनी हो गई है भारत में? 46 हो गई है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको फिर से याद दिला दूं, टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस उन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वाला पार्ट आएगा उसके पहले इसको खत्म कर लेना। टॉप 5 का यही मतलब है, आज 5 कर लेंगे, कल 5 कर लेंगे, परसों 5 कर लेंगे, 5-5 करके चलेंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा कब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। एक साथ करने बैठोगे तो फिर बहुत हैवी पड़ेगा वो। और आज शाम को वीकली करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है, तो देखना मत भूलिएगा। और सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। थैंक यू।